जय हिंद स्टूडेंट्स। 11th केमिस्ट्री के लिए हम फर्स्ट चैप्टर हम चला रहे हैं रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। अगर पार्ट 1 नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट चैनल पर जाकर आपको देख लेना है। तो अभी तक ले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से चैनल पर देख लेना है। और यहाँ पर देखिए मार्क्स 3 नंबर का है। हम पार्ट 1 तक करा चुके हैं। उसमें हम लगभग हम द्रव अवस्था यानी कि पदार्थ के जो द्रव होता है द्रव अवस्था तक हम करा चुके हैं। अब हम गैस के बारे में हम समझेंगे उसके आगे से। ये चैप्टर मार्क्स 3 नंबर का पूछा जाता है। क्लियर है? चैप्टर का नाम फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए गैस पदार्थ क्या होते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी जिसका वॉल्यूम एवं साइज दोनों अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ कहलाते हैं। गैस पदार्थ कहलाते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हवा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 यानी हाइड्रोजन हो गया, CO2 H2 ETC हो गया। यानी गैस पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है और गैस पदार्थ कहलाते हैं। इनके अवयवी कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे हवा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, गैस कहलाता है। अब देखिए कि इसका हम बताते हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कि हम ये मान लीजिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक पात्र ले लिए, इसमें CO2 रख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के पात्र में CO2। तो ये जो होते हैं इनके अवयवी कण के बीच रिक्त स्थान बहुत अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी इसका अवयवी कण एक यहाँ पर रहेगा, तो एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। यानी अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत गैपिंग पाया जाता है। लेकिन ठोस अवस्था, यहाँ पर हम ठोस ले लेते हैं, ठोस पदार्थ, तो इसका अवयवी कण बंधे रहते हैं मजबूती बंधन के साथ। तो इससे इसका अवयवी कण ऐसे बंधे रहेंगे। यहाँ पर एक रहेगा तो यहाँ पर एकदम सटा सटा रहेगा इस ठोस पदार्थ में। और देखिए द्रव पदार्थ में थोड़ा उससे कम रहेगा, ये यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर रहेगा। लेकिन गैस पदार्थ बहुत दूर रहता है, यानी अवयवी कण इसका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन हो गया, H2O और ETC हो गया। तो सिंपल होता है कि इसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है गैस पदार्थ का। यानी कि जो जितना आयतन, आयतन का मतलब होता है कि जो जितना स्थान छेके, और आकार यानी जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, जो भार होगा, वो जितना स्थान छेकेगा और एवं आकार दोनों इसका दोनों अनिश्चित होता है, गैस पदार्थ कहलाते हैं। देखिए गैस पदार्थ के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो इसका होता है गैस पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं। गैस पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जो गैस पदार्थ होता है उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब देखिए ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है। अब मान लीजिए कि गैस पदार्थ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया मान के चलिए, और इस पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर का मतलब ताप देंगे। तो अगर हम नीचे से गैस पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को, देखिए ये गैस पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हो या H2 हो, कोई भी चीज़ अगर गैस पदार्थ हो, इसको हम नीचे से क्या करेंगे, ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे। अगर नीचे से हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है। हमेशा आप समझ लेना है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो कण हो गए, अवयवी कण, वो आपस में क्या होंगे, इधर से उधर भागेंगे, तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए सेकंड नंबर हम गुण पर चलते हैं।
सॉरी, ये सेकंड नंबर गुण हो गया कि ताप बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ता है। थर्ड नंबर है गैस में विसरण के गुण पाए जाते हैं। जो गैस होता है उसमें किसका गुण पाया जाता है, तो विसरण का। देखिए, गैस का घनत्व, जो गैस का घनत्व होता है, यानी कि गैस का जो डेंसिटी होता है वह प्रेशर एंड टेम्परेचर पर निर्भर करता है। गैस का डेंसिटी किस पर निर्भर करता है, दाब एवं ताप पर गैस का डेंसिटी यानी गैस का घनत्व जो होता है वह निर्भर करता है। तो ये गैस पदार्थ के चार गुण हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, एक ही पदार्थ के विभिन्न अवस्था होती है। जैसे एक ही पदार्थ होता है उसके निम्नलिखित क्या हो जाती है, अवस्था होती है। यानी ताप एवं दाब को बदलकर पदार्थ के तीन अवस्थाओं एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कंसेप्ट है, आपको समझ लेना है कि एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्था होती है। एक ही पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, विभिन्न अवस्था होती है। ताप एवं दाब को बदलकर पदार्थ के तीन अवस्थाओं को एक दूसरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। साधारणतः देखिए फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट साधारणतः साधारणतः फर्स्ट है जब ठोस को गर्म किया जाता है। मान लीजिए कि ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ में बर्फ भी आ गया है। यानी कोई भी चीज़ हो, अगर जब हम ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। सिंपल आपको समझना है कि कोई भी ठोस पदार्थ हो उसको गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड्स में बदल जाता है। जैसे बर्फ ठोस पदार्थ है। सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। देखिए नीला यहाँ पर ले लेते हैं कि बर्फ ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करेंगे। अगर बर्फ को हम गर्म करेंगे तो यानी कि जल जल लिक्विड हो जाएगा। जल तो जल क्या हो गया, द्रव में बदल जाता है। क्या हो जाएगा, जल होगा वो द्रव में बदल जाएगा। तो ये इसका अवस्था है। विभिन्न अवस्थाओं में इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। तो सिंपल आपको अभी समझ लेना है कि देखिए कि जब हम ठोस को सॉलिड को गर्म करते हैं, जब हम सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड्स में बदल जाता है। जैसे अगर बर्फ़ लिए, बर्फ़ क्या हो गया, ये बर्फ़ एक ठोस पदार्थ है, उसको गर्म करने पर ये जल यानी जल क्या हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड में बदल जाता है। सेकंड गुण इसका क्या होता है, आप देखिए कि द्रव को गर्म करने पर वह गैस में बदल जाता है। आप देखिए कि अगर द्रव होता है, देखिए द्रव सिंपल समझिए कि लिक्विड्स होता है द्रव। अगर हम जल को पूरा गर्म करेंगे, अगर हम जल को अगर हम गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में बदल जाएगा। जो भाप वाष्प होता है वो बदलकर ऊपर चल जाता है। तो सिंपल है कि द्रव को गर्म करने पर वो गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर हो गया, नौशादर हो गया, आयोडीन पदार्थ के तीन अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि ये तो सिंपल हो गया। अब देखिए कपूर, नौशादर, आयोडीन पदार्थों के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये तो कुछ सेकंड हो गया कि द्रव को गर्म करने पर वो गैस में बदल जाता है। तो सिंपल हो गया कि जल है, द्रव है, उसको गर्म करेंगे तो गैस में ऊपर भाप के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पर सिंपल देखिए कि एक कपूर हो गया फर्स्ट, सेकंड नौशादर हो गया, थर्ड आयोडीन नमक जो NaCl कहा जाता है, वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी कि कपूर, नौशादर, आयोडीन पदार्थ के तीनों अवस्था, यानी कि कपूर ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, नौशादर भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और आयोडीन भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं। कौन, कपूर, नौशादर और आयोडीन। और ये गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। कौन, कपूर, नौशादर, आयोडीन। और ये तीन चीज जो है वो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कपूर ठोस अवस्था में भी, देखिए कपूर को सिंपल ये ठोस अवस्था में होता है, और ये द्रव के भी में पाए जाते हैं, और ये गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। आया समझ में। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण,
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है, पदार्थ को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो पदार्थ होता है उसको निम्नलिखित रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब आइए सिंपल इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पर पदार्थ को दो भागों में सिंपल अभी बांटा गया है, फर्स्ट मिश्रण में और सेकंड शुद्ध पदार्थ में। किसमें? फर्स्ट मिश्रण में, सेकंड शुद्ध पदार्थ में। यानी आपको पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, जो फर्स्ट होता है मिश्रण और सेकंड होता है शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? फर्स्ट मिश्रण होता है और यहाँ पर सेकंड क्या हो जाता है, पदार्थ को शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण में आते हैं हम, मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में समांगी मिश्रण होता है। और देखिए मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक मिश्रण समांगी मिश्रण होता है और सेकंड भी समांगी मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व होता है और एक फर्स्ट तत्व होता है और सेकंड क्या होता है, यौगिक होता है। आइए फिर इसका एक बार हम समझ लेते हैं कि पदार्थ होता है, पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट मिश्रण में, सेकंड शुद्ध पदार्थ में। फर्स्ट मिश्रण में, सेकंड शुद्ध पदार्थ में। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट समभागी मिश्रण कहलाता है और सेकंड विषमांगी मिश्रण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ भी दो, शुद्ध पदार्थ जो होता है इसका तो दो भाग हो गया और इसका शुद्ध पदार्थ का दो भाग हो गया, फर्स्ट तत्व हो गया आता है और सेकंड यौगिक होता है। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे मिश्रण, समभागी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अब हम चलाने जा रहे हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ, अब यहाँ पर हम आपको अभी इसके पीछे समझाए हैं कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, यहाँ पर देखिए सिंपल हम समझा देते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो तत्व कहलाता है और सेकंड जो होता है वह यौगिक कहलाता है। यौगिक, क्लियर है? तो एक यौगिक हो गया और फर्स्ट तत्व हो गया और सेकंड क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो सिंपल आपको समझना है कि पहले हम तत्व यानी फर्स्ट को यहाँ पर हम लिख देंगे, ये फर्स्ट हो गया कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स, जो इंग्लिश में इसको तत्व को एलिमेंट्स कहा जाता है। तो वह सूक्ष्म पदार्थ जिसे भौतिक या वह सूक्ष्म पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य शुद्ध पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। आपको सिंपल आपको समझ लेना है। कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि तत्व जो एलिमेंट्स होता है, जो तत्व एलिमेंट्स होता है वह सूक्ष्म पदार्थ जिससे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य शुद्ध पदार्थ में विभाजित नहीं किया जिससे तत्व कहलाता है। अथवा वह शुद्ध पदार्थ जिसके सभी परमाणु सेम होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जो एटम्स होते हैं परमाणु का सभी क्या होगा, इक्वल होगा, उसको भी हम तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तथा संकेत, देखिए इस इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तथा संकेत कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, जैसे हाइड्रोजन का एक हो गया, देखिए जिसका परमाणु क्रमांक और संकेत कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते। तो इसका कारण क्या है, देखिए आपको हम समझा देते हैं कि देखिए कि कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये कारण है इसका लिखने का कि अथवा वह सूक्ष्म पदार्थ जिसके सभी परमाणु समान होते हैं, परमाणु यानी एटम समान होते हैं, तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तथा संकेत, अब परमाणु का क्रमांक तथा संकेत कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एच होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और ये संकेत एच होता है, इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए हीलियम हो गया, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 2 होता है और संकेत एच ही होता है, इसको कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यही इसमें लिखा गया है कि इस प्रकार किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तथा संकेत कभी भी परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। अब मान लें कि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का फर्स्ट हो गया एच और हीलियम का क्या हो गया, परमाणु क्रमांक सेकंड हो गया, तो ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं किए जा सकते। आया समझ में? अब देखिए हीलियम को एच ही लिखा जाता है।
अब देखिए नोट फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नोट फर्स्ट, ये नोट आपको याद कर लेना है। वर्तमान में कुल 114 तत्वों की खोज हो चुका है। हमारे अभी वर्तमान में टोटल कितने 114 तत्वों की खोज हो चुका है। इसमें 92 तत्व प्रकृति में तथा शेष 22 तत्व संश्लेषित या मानव द्वारा निर्मित होते हैं। यानी 92 तत्व जो प्रकृति ने बनाया है, जो नेचर में है, और 22 तत्व जो संश्लेषित या मानव द्वारा, यानी हमने 22 तत्वों को खोज की है। नोट टू, कुल तत्वों में 101 तत्व ठोस अवस्था में, ये सिंपल पूछ सकता है क्वेश्चन। टोटल तत्वों में 101 तत्व ठोस अवस्था में, केवल 2 तत्व लिक्विड्स में अवस्था में, जबकि कुल 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है कि नोट टू है कि कुल तत्वों में 101 तत्व ठोस अवस्था में, केवल 2 तत्व द्रवित अवस्था में, और कुल 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आपको समझ लेना है कि 101 तत्व ठोस में अवस्था में पाया जाता है, फर्स्ट। सेकेंड है कि 2 तत्व द्रव में पाया जाता है, और तीसरा 11 तत्व गैस में अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आप टोटल आप जोड़ेंगे तो 114 तत्व हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए नोट थ्री, कुल तत्वों में 89 तत्व धातु, 7 तत्व उपधातु और 18 तत्व अधातु होते हैं। यानी कि आपको ये भी समझ लेना है कि जो टोटल तत्व होते हैं उसमें कुल तत्वों में 89 जो तत्व होता है वह धातु होता है, मेटल होता है। 7 तत्व नॉन मेटल होता है, उधर 7 तत्व उपधातु होता है, और 18 तत्व क्या होगा, अधातु होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। देखिए तत्व हो गया। अब हम चलेंगे यौगिक, यानी इसका सेकंड होगा कि यौगिक क्या है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब यौगिक। यौगिक किसी पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है जिसमें अवयु अवयु तत्व भार के अनुसार निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। अवयु जो एलिमेंट्स भार होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। इसका फिर और एक देखिए, यौगिक में उसके अवयु तत्व के गुण नहीं पाए जाते हैं। यौगिक होता है उसमें अवयवी तत्वों के गुण नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। एग्जाम्पल अमोनिया NH3। और ये जो हिस्से अवयवी तत्वों के गुण इसमें नहीं पाए जाते। क्लियर है। ये तो अमोनिया हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए यौगिक, यौगिक यौगिक के गुण क्या होते हैं। यौगिक का अगर हम गुण के बात करेंगे तो क्रिटिकल ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक के निम्नलिखित गुण होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा। सेकंड देखिए, यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक का मान निश्चित होता है। जो यौगिक होता है उसका गलनांक तथा क्वथनांक का मान निश्चित होता है। यौगिक के अवयवी तत्व को सरल विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक होता है वो कंपाउंड, उसको सरल विधि द्वारा हम क्या करेंगे, अलग उसको विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब देखिए, यौगिक को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। यौगिक को मुख्यतः सॉरी यौगिक को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी यानी कि कार्बनिक यौगिक, आप सिंपल इसका परिभाषा समझ सकते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक, यह हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो, H2 हो, और C कार्बन भी हो, उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है।
इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसमें यौगिक में श्रृंखला का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। यानी सिंपल कार्बनिक यौगिक का परिभाषा होगा कि हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इसमें यौगिक में श्रृंखला का गुण अधिक पाया जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन में जैसे सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, गुण होता है, तो श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए इनकी संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कार्बनिक यौगिक की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्लियर है। कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक क्यों होती है, तो क्योंकि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और यौगिक में इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनकी संख्या अधिक होती है। एग्जाम्पल देखिए, मीथेन हो गया CH4 और बेंजीन हो गया C6H6। तो सिंपल अगर इसमें देखिए, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों के सहयोग से जो चीज बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसमें भी कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये दोनों के संयोग से क्या बने, हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन बन गया। तो एक मीथेन बन गया और दूसरा बेंजीन बन गया। तो परिभाषा में भी आपको लिखा गया है कि हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न को, तो जहां भी हाइड्रोकार्बन लौट जाएगा उसको कार्बनिक यौगिक के रूप में हम मानेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मीथेन हो जाएगा CH4 और बेंजीन हो जाएगा C6 और H6 हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड क्या है, सेकंड है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक के क्या, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त से सभी यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जैसे H2SO4 और अमोनिया। यानी कि उसमें क्या हो, कार्बन नहीं हो। तो कार्बन क्या इसमें है, H2SO4 जिसमें C होता है उसमें कार्बन होता है। NH3 अमोनिया में कार्बन है नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त से सभी यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो अभी तक चैनल को नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।